गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो उसी क्रम में हमारा इससे पहला चैप्टर एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन वो खत्म हो चुका है। अब हम नया चैप्टर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? बिजनेसमैन अपने सभी लेन देनों को, जितने भी उसके ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनका जर्नल बनाता है। जर्नल से लेजर मेंटेन करता है। लेजर मेंटेन करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाता है। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बिजनेसमैन यह जानना चाहता है कि उसको पूरे साल में या एक पर्टिकुलर एक पीरियड में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या स्थिति है। तो यह जानने के लिए बिजनेसमैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम अंतिम खाता भी कहते हैं, तैयार करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है। तो ज्यादातर एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। तो वर्ष भी दो तरह के होते हैं, ईयर। तो स्टार्ट करते हैं ईयर। ये दो तरह के होते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर, दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। दोनों में अंतर केवल और केवल ड्यूरेशन इक्वल है, स्टार्टिंग और एंड में थोड़ा सा डिफरेंस है। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? 31 दिसंबर। 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को कैलेंडर ईयर हमारा समाप्त होता है। सेकेंड है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो ईयर कई बार हमें क्वेश्चंस में बताता है कि कैलेंडर ईयर के अनुसार उसके फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। कई बार हमको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर। तो छोटी सी बात है, ध्यान रखने वाली है। तो इसको ईयर का सबसे पहले कि ड्यूरेशन सेम है दोनों की, और केवल डिफरेंस क्या है? उसका बिगनिंग और एंड, केवल इतना अंतर होता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, सबसे पहला तो इसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। अब इसमें फाइनल अकाउंट में क्या होता है कि इसमें हम 3 अकाउंट मेंटेन करते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड होता है बैलेंस शीट। तो 3 अकाउंट इसमें बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है।
अब बेसिकली ये तीनों चीजों को बनाने की आवश्यकता क्यों होती है? बिजनेसमैन तो ये जानना चाहता है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस, उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या स्थिति है। लेकिन बिजनेसमैन से भी बहुत लोग जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। तो सबसे पहले किसके लिए? जो बिजनेसमैन ने जहां से उधार लिया है, इन्वेस्टर उसका कोई भी डेटर्स, तो एक स्पष्ट और साफ सी छवि बिजनेस की अगर होगी तो बैलेंस शीट अगर उसकी अच्छी होगी तो वो बिजनेस उतना ही साउंड होगा। तो ऐसी स्थिति में बैलेंस शीट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वे बैलेंस शीट को देखकर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो बैलेंस शीट की स्थिति जानने के लिए भी यह अकाउंट बनाया जाता है। दूसरा होता है कि बिजनेसमैन ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना प्रॉफिट या लॉस, दोनों में कुछ भी हो सकता है, तो जितना भी प्रॉफिट या लॉस अर्न किया उस पर एक निश्चित दर से टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना होता है। वो प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन भी कहां से होती है? हमारे फाइनल अकाउंट से होती है। दूसरा मेन मोटिव ये भी है। तीसरा, एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन हो सकता है। जो एसेट उन्होंने बिजनेसमैन ने साल भर, 1 साल पहले या 2 साल 10 साल पहले परचेज की थी, आज उसकी स्थिति क्या है? एप्रिसिएशन भी हो सकता है और डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। तो अपने बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज की सही कैलकुलेशन करने के लिए भी फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 3 खाते तैयार किए जाते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अब हम चलते हैं इसके परफॉर्मे पे थोड़ी चर्चा करते हैं। फाइनल अकाउंट बनते कब हैं? सबसे पहले फाइनल अकाउंट बनाने से पूर्व हमारे पास ट्रायल बैलेंस होना चाहिए। जिस डेट में हमारे पास ट्रायल बैलेंस है उसी डेट में हम फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिस भी बिजनेसमैन का हम फाइनल अकाउंट या अंतिम खाते मेंटेन करते हैं, सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है, वो होता है मेसर्स, कोई भी हो सकता है, XYZ। ठीक, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर the year ending, जो लास्ट डेट है, मे बी 31 मार्च 2020 या 2021, जिस भी डेट में हम बनाते हैं। अब परफॉर्मा particulars amount, particulars और अमाउंट। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपका डेबिट और राइट हैंड साइड की तरफ आपका क्रेडिट। ठीक है, तो यहां अब हम एक एक आइटम में
समझाते हुए, और उसको समझना है, रटना कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड में सबसे पहली एंट्री आती है टू ओपनिंग स्टॉक। हमेशा आउटर कॉलम में लिखा जाएगा, मिलेगा कहां आपको? ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री जो इसकी होती है टू परचेज, इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार हमने जो परचेज किया हुआ गुड्स है उसको वापस भी किया होगा गुड्स, तो यहां लिख देते हैं डैश रिटर्न, और जो अमाउंट आता है उसको आउटर कॉलम में हम शो कर देते हैं। अब जब गुड्स हमने परचेज किया तो हो सकता है उस गुड्स पर हमने कुछ कैरेज का भी पेमेंट किया हो, जिसको हम कैरेज, फ्रेट, दोनों में से किसी भी नाम से हो सकता है, यानी गुड्स पर जो परचेज किए हुए गुड्स पर जो कैरेज या फ्रेट लगा, या जो कैरेज इनवर्स के नाम से भी मिल सकता है, तो इसको हम आउटर कॉलम में शो करते हैं। उसके बाद आता है वेजेस, मजदूरी। मजदूरी हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। अब दूसरा एक ऐसा ही एक्सपेंस है टू वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, वेजेस तो हमेशा ही ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी, लेकिन वेजेस एंड सैलरी अगर ये लिखा हुआ है तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगी, और अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ है तब हम यह मानते हैं, यह मानकर चला जाता है कि वेजेस एंड सैलरी में वेजेस का पार्ट अधिक है, सैलरी का पार्ट बहुत कम है, नाम मात्र का पार्ट है। इस वजह से हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आती है। रॉयल्टी, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको अधिकार शुल्क। यानी आपने कोई खान पट्टे पर ली, लीज पर ली, उससे आपने प्रोडक्शन किया, निकाला गुड्स वहां से, तो उसके बदले में जो लैंडलॉर्ड होता है उसको हमें पेमेंट करना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। और रॉयल्टी हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आती है। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चर से संबंधित जितने भी एक्सपेंस होते हैं उन सभी को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, क्रेडिट साइड की तरफ चलते हैं। बाय सेल्स अकाउंट, अगर कोई सेल हमने वापस किया है तो उसको हम लेस कर देंगे। जो अमाउंट आएगा उसको हम आउटर कॉलम में शो कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट दी होती हैं वहां पर
आपको दिखाई देगा, और ये हमेशा दो जगह जाता है। एडजस्टमेंट हमेशा दो अकाउंट पे इफेक्ट डालती है। तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और सेकंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसको शो करते हैं। क्रेडिट साइड में बेसिकली यही आइटम आते हैं। इसके बाद हम इसका टोटल करते हैं। जिस साइड का टोटल अधिक बड़ा होता है पहले उसको करते हैं, उसी को हम दूसरी साइड में लिखते हैं। ऊपर से सभी को जोड़कर इस अमाउंट में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो अंतर या डिफरेंस की जो राशि होगी उसको हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। कैसा होगा? बैलेंसिंग फिगर। अगर डेबिट साइड का टोटल अधिक है और क्रेडिट का कम है तो डिफरेंस की जो अमाउंट होगा बाय ग्रॉस लॉस, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद इसी के साथ हम इसी अकाउंट को नीचे बढ़ाते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करते हैं। सबसे पहले अगर ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में, यहां से आगे अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो गया, तो यहां पर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस लॉस है तो डेबिट साइड में उसको लिखा जाता है। अब प्रोडक्शन से संबंधित जितने भी एक्सपेंस हैं वे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, और प्रोडक्शन होने के बाद के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो ऑफिस से संबंधित जितने भी खर्च होंगे वे कहां आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। जैसे टू सैलरी एंड वेजेस, टू रेंट, रेट्स एंड टैक्स, टू इंश्योरेंस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, टू एडवर्टीजमेंट, टू कमीशन, टू डिस्काउंट, एक्सेट्रा। और जितने भी एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरी, क्रेडिट साइड में जितनी भी इनकम होती है वो आती है बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड, discount received, commission received, by rent received, by interest,
ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सभी एक्सेट्रा और भी एक्सपेंसेस होंगे। इन सभी को वही स्थिति जो हमने ट्रेडिंग में किया था वही यहां पर हम लोग लिखते हैं, और जो अधिक होता है उसको हम पहले करते हैं। और सपोज करिए कि क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है, उसको हमने डेबिट के सामने, डेबिट के यहां रखा, ऊपर से जोड़ के सभी को माइनस किया, तो अंतर की राशि या डिफरेंस क्या होगा, टू नेट प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड का टोटल अधिक है, क्रेडिट का कम है, तो डिफरेंस क्या होगा, बाय नेट लॉस। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। अब इसके बाद बनाते हैं, हम आगे चलते हैं और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को लेकर आगे हम एक अकाउंट और बनाएंगे, एक स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ बनता है, बैलेंस शीट अलग से बनती है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट की दो साइड होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं एसेट्स। ठीक है, तो लायबिलिटीज में सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल, इसमें हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, लेस करते हैं नेट लॉस, अगर है, दोनों में से एक ही होगा, लेस करेंगे ड्राइंग्स, जो आएगा उसको यहां लिखते हैं। बेसिकली वैसे कैपिटल की एक अलग से जब एडजस्टमेंट आ जाएंगी इसमें, तो एडजस्टमेंट के समय में आपको बता दूंगा इसमें कितनी एडजस्टमेंट होती है। जैसे कैपिटल, किसी ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की, वो ऐड हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा इसमें कैपिटल में, नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, नेट लॉस माइनस हो जाएगी, ड्राइंग्स लेस हो जाएंगे, उसके बाद जो बचेगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल बचेगी। उसके बाद लायबिलिटीज, बैंक लोन, जिसका पेमेंट हमें किसी बाहरी व्यक्ति को करना है, वो सभी हमारी लायबिलिटीज होंगी। बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एसेट्स में आता है सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड,
fixtures and fitting, debtors और क्लोजिंग स्टॉक। और भी बहुत सारे आइटम हो सकते हैं जो एसेट्स और लायबिलिटीज में आ सकते हैं। यदि अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद दोनों साइड का टोटल किया जाएगा और दोनों साइड का टोटल बिल्कुल इक्वल होगा। यदि बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल इक्वल है तो हमारा क्वेश्चन भी ठीक है और हमारा अब तक का किया गया अकाउंटिंग वर्क भी बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली एक निगाह डालिए और थोड़ा सा यह समझने का प्रयास कीजिए कि कौन सा आइटम किस तरफ जाता है। ठीक है, जैसे कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको सपोज करिए रिटर्न लिख दिया केवल, और डेबिट में भी लिखा और क्रेडिट में भी लिखा ट्रायल बैलेंस के। ठीक है, तो वो आपको खुद पता करना होगा कि डेबिट कौन से वाली रिटर्न होती है। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है। तो सेल्स में से कौन सी माइनस होगी, जो डेबिट वाली होगी, और परचेज में से कौन सी माइनस होगी, जो क्रेडिट वाली होगी। तो थोड़ा सा जर्नल आपकी मेन सीढ़ी है, अगर जर्नल पर आपकी मजबूत पकड़ है तो यहां आपको बहुत ज्यादा समस्या नहीं आएगी। तो अब एक सरसरी निगाह से देखिए कि कौन सा एक्सपेंस किस अकाउंट की किस साइड में जाता है, और इसको थोड़ा सा एक बार बनाकर देखिए परफॉर्मा, और इसके बाद फिर हम इसके असाइनमेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कहीं कोई समस्या हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लास्ट में एक बात कहूंगा कि एग्जाम नजदीक है, पूरी मेहनत कीजिए, और मेहनत का केवल एक ही सूत्र जो मैंने अब तक देखा है, कंपटीशन कीजिए, खूब कीजिए, जबरदस्त कंपटीशन कीजिए, लेकिन किससे, अपने आप से। कल मैं बताऊंगा एक एग्जाम्पल आपका कि जो कंपटीशन है वो किस तरीके से करना चाहिए, अपने आप से भी कंपटीशन कैसे करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।